हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को, जिसका चैप्टर नंबर 6 को करने वाले हैं, जो लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो भारत देश के बारे में पढ़ना है, इसके जो चारों दिशाओं के बारे में पढ़ना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में। जो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। इन चारों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके अलावा भारत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, इसकी लंबाई कितना फैला हुआ है और चौड़ाई में कितना फैला हुआ है। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें प्रायद्वीप के बारे में, कि प्रायद्वीप क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्या क्या है, इन सब चीज़ों को। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और भारत के जो 2 द्वीप समूह हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, सुनामी कैसे आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाली है। तो इस आधार पे हम लोग जो है अपना एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं कि 15 दिसंबर तक सब कंप्लीट हो जाए और आप लोग 2-4 बार इसको रिवीजन भी कर ले। तो इसी हिसाब से मैं तैयारी में फोकस कर रही हूँ, और आप लोग भी सहयोग कीजिए और अपना तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले मैं जो है 1 to 5 चैप्टर को पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, और उसके जो शॉर्ट नोट्स है इसको भी दे चुकी हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में यह अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो याद रखना है आपको। तो ये जो है भारत देश है। तो यहाँ पे जो है उत्तर, तो उत्तर में यह कहाँ है, तो उत्तर में जो ये है हिमालय से है, हिमालय उत्तर में यह हिमालय से है। और जो ये दक्षिण में किससे है, तो दक्षिण में ये है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में ये जो है हिंद महासागर से है। उसके बाद पूर्व में ये कहाँ है, तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम में कहाँ है, तो पश्चिम में है ये जो पश्चिम में अरब सागर। तो इन सब चीज़ों को मैं अपने नोट्स में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगी। अभी हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ी सी लंबी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, तो प्रायद्वीप मतलब होता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। स्थल का कोई सा भी भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा प्रायद्वीपीय। तो इसमें से 4-5 पॉइंट्स आप लोग को मिल गए हैं। आप लोग अपना फेयर कॉपी में नोट्स कर लीजिए और एग्जाम से पहले उसको देखिएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद भारत की स्थिति को पढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कुछ पॉइंट्स। चलिए इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने समय मानक हैं? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है।
पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है, जिसको आप लोग चित्र में देख सकते हैं। इन देशों का नाम भी पता लगाइए। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। जो भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। उसके बाद भारत का भौतिक विभाजन को देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय छतरी का कार्य करती है। हिमजोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी के बारे में बताया गया है। तो जलोढ़ निक्षेप ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। ये जो है नदियों के द्वारा जो लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। इसको क्या कहा जाता है? जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदियाँ क्या है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे ही सहायक नदी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। महामरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिम भाग में क्या है? भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको पीछे जो है क्वेश्चन आंसर में दिखाई देगा, तो अच्छे से इसको याद रखिए क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन आंसर भी बनाना है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थल है। यह रेतीली स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तर मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह वस्तु की प्रचुरता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान भी अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। यह जो है नदियाँ अपने मुहाने पर किसका करती है? तो उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। सुंदरबन डेल्टा जो स्थित है। पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर क्या स्थित है? तो सुंदरबन डेल्टा स्थित है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। विश्व की जो है सबसे बड़ी डेल्टा निर्माण जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ है करती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है।
तो इसको याद रखना है। उसके बाद बताया गया है बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होती है, यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। और इसको आप लोग और भी पता करके सूची इसका बना सकते हैं। फिर बताया गया है क्या आप जानते हैं प्रवाल? प्रवाल क्या है? तो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं। इस पर प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। देखिए ये सब है प्रवाल है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे भारत। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केवल जो है तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट में टकराई थी तो किस प्रकार से लोगों को अलग अलग तरीकों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती थी। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़े इस चैप्टर में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है चलिए उसको भी करते हैं। तो इस चैप्टर जो है इससे बहुत सारे पॉइंट जो है आप लोगों को बार बार देखना होगा तभी याद होगा, क्योंकि इसमें डाटाबेस जो इस चैप्टर में जो है डाटाबेस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोगों को उसको याद रखने के लिए 2-4 बार पढ़ना और देखना होगा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसका हम लोग देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में दीजिए। तो नंबर 1 प्रश्न क्या है? भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके जो नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो भारत के जो भौतिक भागों को है निम्न रूप से विभाजित किया जाता है। तो किस किस रूप में विभाजित किया जाता है? तो एक हो गया हिमालय के रूप में विभाजित किया जा सकता है। दूसरे भारत का उत्तरी मैदान के रूप में। तीसरा भारतीय महामरुस्थल के रूप में। चौथा जो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार के रूप में। पांचवा जो हो जाएगा तटीय मैदान के रूप में। और छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वीप समूह। तो इन सब जो चीज़ों से है भौतिक भारत का जो भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रमुख रूप से आप लोग अगर मान सकते हैं तो 6 रूप से। किन किन रूपों से? 6। तो हिमालयी रूप से, भारत का उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह इत्यादि। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या बताया गया है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखे। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से जुड़ी है। उसके नाम इस प्रकार हैं कि उत्तर पश्चिम में जो है ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है उत्तर पश्चिम में। उसके बाद ये उत्तर में जो है चीन से जुड़ी हुई है। उत्तर में क्या है? चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है उत्तर में। पूर्व में किससे जुड़ी हुई है? तो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी हुई है। तो आप लोग नोट कीजिए कि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है लगी हुई। उसके बाद उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान से, और पूर्व में जो है बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी हुई है। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, जो ये सब जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। तीसरे नंबर पर चीन, चौथे में नेपाल, पाँचवें में भूटान, जो ये सब जो है उत्तर में जुड़ी हुई है। उसके बाद आपका आता है छठे में बांग्लादेश और सातवें में म्यांमार, ये सब जो है पूर्व में जुड़ी हुई है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से जुड़ी हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या बताया गया है? कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और तापी नदी जो है पश्चिम की ओर से बहकर अरब सागर में गिरती है। इसको याद रखना है कि नर्मदा और जो है तापी, ये दोनों नदियाँ जो है प्रमुख रूप से जो है पश्चिम की ओर से बहकर अरब सागर में गिरती है। तो तीसरे नंबर का आंसर हो गया नर्मदा और तापी नदी। उसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथे नंबर में क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा के नाम लिखे। तो इसको तो मैं बताई थी कि इसको इस पॉइंट को याद कीजिए, नोट कीजिए। क्या है इसका नाम? सुंदरबन डेल्टा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? तो सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। 5 नंबर में बताया गया है भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है और किन राज्यों की राजधानी एक है। तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि राज्य जो है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जो किन राज्यों की राजधानी एक है? तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चंडीगढ़।
चंडीगढ़, जिसका नाम है पंजाब एवं हरियाणा की एक ही राजधानी वो है चंडीगढ़। उसके बाद देखते हैं हम लोग छठे नंबर प्रश्न को क्या बताया गया है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों निवास करती है? क्योंकि यहाँ जो है कृषि के लिए उपजाऊ भूमि बहुत अधिक होती है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या किस लिए निवास करती है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप बनते हैं, और ये मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपों के कारण बहुत ही कृषि के लिए उपयोगी हो जाती है। यही कारण है कि इन मैदानों में जो जनसंख्या अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो एक बॉक्स दिया हुआ था, आप लोग चैप्टर में आगे पढ़े पीछे कि क्या बताया गया था इस बॉक्स में कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। तो लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। इसी कारण लक्षद्वीप को जो है प्रवाल द्वीप कहा जाता है। तो ये सब प्रश्न जो थे थोड़े डिफ़िकल्ट थे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दी इसके आंसर। और ये वाले प्रश्न बहुत ही इजी थी, जो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, और पॉलिप क्या है, उसके बाद उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों होती है, और कौन सी प्रमुख नदियाँ अरब सागर में बहती हैं। प्रश्न जो हार्ड था वो यहाँ था कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, और दूसरा नंबर भारत की स्थलीय सीमा जो 7 देशों से जुड़ी है उनके नाम लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न जो थे हार्ड थे, और बाकी जो ये 4 प्रश्न थे इजी थे, इसको आप लोग भी बना सकते थे। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है सही और गलत का चिन्ह लगाने के लिए, तो क्या बताया गया है इसमें कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो आप लोग अभी पढ़े कि हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। उसके बाद बताया गया सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। उसके बाद बताया गया पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच मिलता है। पाक जल संधि जो है किन 2 देशों के बीच मिलता है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि बनता है, तो पाक जल संधि। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं, तो उसमें और 2 प्रश्न है। क्या है इसमें, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहा जाता है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह को। उसके बाद है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े अरावली। अरावली को जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आप लोगों से चुटकियों में बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता तो चैप्टर को आप लोग दोबारा पढ़िए, क्योंकि चैप्टर में लाइन बाय लाइन दिया गया हुआ है, उन्हीं सब चीज़ों को जो है पीछे पूछा गया है। उसका खाली स्थानों को भरे। भारत का क्षेत्रफल, ये तो फर्स्ट पेज में ही बताया गया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और दूसरा नंबर है महान हिमालय को देश नाम से भी जाना जाता है। ये शायद तीसरा या चौथा पेज में हम लोग पढ़े कि महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसका तीसरा में क्या बताया गया, नर्मदा नदी देश सागर में गिरती है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि नर्मदा नदी जो है राजस्थान जो है सागर में गिरती है। राजस्थान में जो एक सागर है वहाँ ये नर्मदा नदी गिरती है। उसके बाद बताया गया है चौथे नंबर पे कि देश भारत में लगभग मध्य भारत से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, तो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़िए, प्रश्न जो है तुरंत हल हो जाएगा। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करिए। तो कर्क रेखा भारत का मानक एवं उत्तर, इन सब चीज़ों को जो आप लोग को बनाना है चैप्टर को पढ़ के। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो भारत देश के बारे में पढ़े कि उत्तर में कौन है, हिमालय है। शायद मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, नर्मदा नदी जो है देश सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसको याद रखना है। उसके चौथे नंबर जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा क्या है, तो कर्क रेखा, इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े इस चैप्टर में, कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़े उत्तर में क्या है, हिमालय स्थित है। उसके बाद दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर स्थित है। और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। प्रायद्वीपीय किसको कहा जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीटेट SST जो 60 मार्क्स का होता है, सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है रिजल्ट बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को पढ़िए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है, तो टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। सबका सिलेक्शन होगा। अच्छे से SST में ध्यान दीजिए, CDP और लैंग्वेज 1-2 में भी ध्यान दीजिए। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।